today I'm up with the fourth video on Indian Contract Act 1872 and it's on acceptance. After watching this entire video, if you like this video, do press the thumbs up icon down below. Okay, so let's start. So first let's understand that what is acceptance. Where is it given? It is given in section 2B. In the previous video, मैंने आपको बताया था ना that offer, acceptance, agreement, legal, कॉन्ट्रैक्ट है ठीक है. तो ऑफर एक्सेप्टेंस इट इज द सेकंड स्टेप, देयरफॉर इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2B. याद रखना. ओके, अब समझते हैं कि सेक्शन 2B में बोला क्या था. तो सेक्शन 2B स्टेट्स दैट व्हेन द पर्सन टू whom the proposal was made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, and a proposal when accepted becomes a promise. ओके, तो इसको एक वीडियो एग्जांपल से समझते हैं. Hi Tina. Hi Mini. Will you give me that pen for 10 rupees? हाँ लेना. Thank you. Okay, so now let's understand the various legal rules for a valid acceptance. So the first point is कि accept कौन कर सकता है. Acceptance can be given only by the person to whom the proposal was made. ठीक है, and इसमें हम दो केसेस पढ़ेंगे. First cases of a specific offer and second cases of a general offer. स्पेसिफिक ऑफर क्या होता था, एक पर्सन किसी स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर करता है एंड वही एक्सेप्ट कर सकते हैं. ऑलराइट, सो इसको हम एक केस लॉ से समझते हैं, दैट इज बोल्टन वर्सेस जॉन. लेट्स सी. भोकू, तेरे को ना मैं 1000 रुपये बाद में दे दूँगा. ठीक है भाई, बाद में दे देना. अरे बोलो भाई, मेरा बिजनेस लेने की बात हो रही थी ना, एक काम करो ले लो. हाँ खरीद लो आप. सही में आपने तो मेरा दिन बना दिया. बहुत खुश कर देता है यार. हेलो और भाई भक्कू, क्या चल रहा? बढ़िया चल रहा, बढ़िया. अरे मेरे को तो एक काम कर, 1000 रुपये रह गए थे ना तेरे, तो मेरे को 1000 रुपये के गुड्स दे दे. हाँ ठीक है, मैं कराता हूँ. हाँ बोलो भाई. हाँ ज़रा ये जोन्स भाई के यहाँ 1000 के गुड्स भिजवा दो. हाँ अपने पुराने हैं, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ भिजवा दो. ओ जोन भाई आपके गुड आ गए. हाँ 1000 रुपए तो. 1000 रुपये क्यों? कैसे नहीं दोगे? जब आपकी जो बात है वो अलग है. मेरे को मेरे 1000 रुपए तो, आपको जो भोकू भाई से गड्ढे वो करते रहना. मेरे को 1000 रुपए चाहिए. नहीं मैं कोई 1000 रुपये नहीं दे रहा. मैं तो भाई मैंने भोकू भाई से लिया ही था, इसलिए कि मेरा 1000 रुपये का उनका उधार था वो वापस हो जाए. मैं कोई 1000 रुपये नहीं दे रहा. और मेरे को 1000 रुपए चाहिए. क्यों दूँ? अरे अच्छा चलो ये ऐसे बता दो कि जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही भोकू भाई से हुआ था, तो बोलो भाई आप कैसे आ सकते हो? मैं आपने एक्सेप्ट कैसे कर लिया? मैंने ऑफर ही उनको दिया था, एक्सेप्ट ही वो कर सकते हैं, आपने कैसे एक्सेप्ट कर लिया? ऑर्डर. क्योंकि जोन्स ने ये ऑफर ब्रोकलहस्ट को दिया था, ना कि बोल्टन को. तो ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ ब्रोकलहस्ट ही एक्सेप्ट कर सकता है. इसलिए बोल्टन को 1000 रुपये देने के लिए जोन्स लाइबल नहीं है. ओके, सो द सेकंड केस इज जनरल ऑफर. जनरल ऑफर क्या होता है, विच इज ऑफर्ड टू पब्लिक एट लार्ज. एंड इसके एंड वो पब्लिक में से कोई भी कंडीशंस परफॉर्म करके वो ऑफर को किसी भी टाइम एक्सेप्ट कर सकता है. ठीक है, तो इसके लिए हम एक केस लॉ रेफर करेंगे, दैट इज कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी. लेट्स सी. आज की सबसे बड़ी खबर, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने ये ऐलान किया है कि वो 100 पाउंड, जी हाँ आपने सही सुना, 100 पाउंड का इनाम देगी अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हो गया कार्बोलिक स्मोक बॉल लेने के बाद. तो जाइए और स्मोक बॉल लीजिए. अरे राजू, जरा ये स्मोक बॉल तो मंगवाइयो. ऑर्डर.
Since Carbolic Smokeball Company had made a general offer, and according to Section 8, anyone can accept by performing the conditions. Therefore, Carlyle's acceptance was a valid acceptance, and Carbolic Smokeball Company is liable to pay her £100. Okay, now point number 2, that acceptance should be absolute and unqualified. इसका क्या मतलब है कि जैसा आपने ऑफर किया है ना, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो भी उसे उसी वे में एक्सेप्ट करे, वो अपनी एक्सेप्टेंस में कंडीशन ना डाले. अगर वो एक्सेप्टेंस में कंडीशंस डालेगा, दैट मीन्स वो एक कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे रहा है. एंड कंडीशनल एक्सेप्टेंस क्या होता था? दैट वाज अ काउंटर ऑफर. तो अगर किसी ने कंडीशनल एक्सेप्टेंस दिया ना, देन वो एक्सेप्टेंस नहीं होती, वो एक काउंटर ऑफर होता है. फॉर एग्जाम्पल, राम ने श्याम से बोला कि मुझे ये 1000 रुपये वाला पेन चाहिए. वो श्याम ने उसे बोला कि 1000 वाला नहीं है, 1200 का है. तो उसने बोला कि बट मुझे तो 1000 का ही चाहिए. श्याम बोलता है 1200 का ही है, ज्यादा से ज्यादा 1100 का कर ले, 1100 दे दे, मैं तेरे को पेन दे दूंगा. उसने बोला नहीं. फिर उसके बाद श्याम ने बोला चल ठीक है, काम कर 1000 का ही ले ले. तो अभी अगर राम ने उसे मना कर दिया कि नहीं रहने दे चल, तो श्याम ये नहीं बोल सकता कि भाई अभी तो तू 1000 का ही बोल रहा था, 1000 बोल तो दिया मैंने, ले ले. नहीं, क्योंकि श्याम ने इतने सारे काउंटर ऑफर्स दे दिए, 1200 1100 उसके. तो जब वो काउंटर ऑफर्स देता गया तो उसके ओरिजिनल ऑफर्स जो थे वो रिजेक्ट होते गए. ठीक है, तो राम के पास अभी भी पावर है कि वो सामने वाले को नो बोल सके, बिकॉज काउंटर ऑफर के केस में एक्सेप्टेंस नहीं होती. अगर आप कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे रहे हो, दैट मीन्स दैट इट्स नॉट एन एक्सेप्टेंस. ठीक है, तो ये था एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. फिर उसके बाद आता है दैट एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड. एंड इसके लिए सबसे पहले लेट्स रेफर टू अ केस लॉ, दैट इज ब्रॉडकिन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी. लेट्स सी. और एक काम कर, ये लेटर पकड़, जाके मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी के मैनेजर को लेकर आएगा. किसको लेकर आना है? मैनेजर को. हर चीज़ जाननी होती है. लिखा है कि भाई हम उनको कॉल देने को राज़ी हैं, अगर जो जितने पैसों पे बात हुई थी. हाँ, अब उनके एक्सेप्टेंस का वेट करेंगे. कहाँ से हो? ब्रॉडगंज जी के यहाँ से. अच्छा, ला दो. Order. As the manager forgot to communicate the acceptance to Brodkin, उसने बस ड्रॉर में रख दी अपनी एक्सेप्टेंस. Therefore, it is held that there is no contract. So as you saw, इससे पता चलता है कि एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना कितना इम्पोर्टेंट है. एंड इफ वी टॉक अबाउट क्रॉस ऑफर एक्सेप्टेंस क्यों नहीं होता? मतलब अगर दो लोग आइडेंटिकल ऑफर्स दे रहे हैं एट द सेम टाइम, तो वो एक्सेप्टेंस क्यों नहीं मानी जाती? उसका रीजन यही है क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे के ऑफर्स के बारे में नहीं पता होता. दोनों के ऑफर्स एक दूसरे तक कम्युनिकेट नहीं हुए होते, इसलिए वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती. ठीक है, फिर उसके बाद आता है द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस. मोड ऑफ एक्सेप्टेंस में हम दो चीजें पढ़ेंगे. अगर जिसने ऑफर दिया था उसने एक्सेप्टेंस का मोड भी प्रिस्क्राइब कर रखा है, तो फिर तो आपको एक्सेप्टेंस उसी मोड में देंगे. अगर उसने मोड प्रिस्क्राइब नहीं करा, तो फिर तो अगर आप एक बंदे के साथ ओवर एंड ओवर पीरियड आप डील कर रहे हो, तो सपोज आप लेटर्स में एक्सेप्टेंस हमेशा से देते आ रहे हो, तो आप लेटर में ही एक्सेप्टेंस दोगे. और अगर आप यूजुअली उसके साथ आपका फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम डीलिंग ही है, तो फिर आप उसको एक रीजनेबल मैनर में एक्सेप्टेंस दोगे. तो मोड में हमने क्या क्या पढ़ा? या प्रेस्क्राइब है तो प्रेस्क्राइब मोड में दो, प्रेस्क्राइब नहीं है तो यूजुअल या फिर एक रीजनेबल मैनर में जाके उसको एक्सेप्टेंस दो. फिर उसके बाद आता है टाइम. टाइम में भी हम दो चीजें पढ़ेंगे कि टाइम अगर स्पेसिफाइड है, जिसने ऑफर दिया है उसने स्पेसिफाई कर दिया टाइम, तो फिर यस आपको उस स्पेसिफाइड टाइम के अंदर ही एक्सेप्ट करना होगा. अगर उसने स्पेसिफाई नहीं करा तो ऑफर के लैप्स होने तक एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड
से पहले पहले आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर ऑफर लैप्स हो गया फिर आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट mere silence is not an acceptance, and for this first let's refer to a case law, that is Feldhaus versus Bentley. Let's see. बिल्ली बेटा कैसे हो? मैं ये सफ़ेद घोड़ा तुमसे लेना चाहता हूँ। अगर तुमने एक हफ्ते में कुछ नहीं बोला तो मैं इस घोड़े की हाँ ही मानूंगा। सफ़ेद वाला ना? अरे तू भिजवा क्यों नहीं रहा यार? उसे 10 घोड़े भिजवाने हैं। हाँ, और उसे भी उसने मेरे को पैसे नहीं दिए अभी तक। पहले पैसे लियो फिर दियो। हाँ, आपका मैं करवाता हूँ, ठीक है। 1 हफ्ते बाद मिलता है, चलो। अभी तक मैंने हाँ तो नहीं कही है फेल्टहाउस जी को। बट एक काम कर, अभी साइड रख दे। बादल को साइड रख दे, सफ़ेद है ना वो? हाँ, बादल को साइड रख दे। सफ़ेद वाला वो तो मैं बेच आया। बेच दिया? लो पैसे, घोड़ा दो। फेल्टहाउस जी वो तो अपना ये लड़का बेच आया। वो ऐसे कैसे बेच दे? जब कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ हुआ तो किसी और को कैसे बेचा है तुम? किस बात का कॉन्ट्रैक्ट? मैंने तो आपको कभी हाँ ही नहीं करी। 1 हफ्ते तक कुछ ना बोलने पर हाँ मान लेना, ये तो कोई चीज़ ही नहीं है, ये तो वैलिड ही नहीं है। Order. As Feldhaus included a term that silence will be treated as acceptance. This term is not valid and hence the offer is invalid. Therefore, there is no contract and Bingley is not entitled to give him the horse. समझ गए? तो पहली बात तो ये वैलिड ऑफर ही नहीं था, ठीक है। और फिर भी अगर तुम्हें मानना है तो मैं बता देती हूँ कि भाई ऐसा एक्सेप्टेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, ये वैलिड एक्सेप्टेंस है ही नहीं, तो तुम कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स ही नहीं कर सकते। तो थोड़ा ऐसी हरकतें मत करना। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट इज दैट एक्सेप्टेंस कैन बी बाय कंडक्ट। कि अगर इसका एक एग्जांपल देती हूँ, आपके घर पे 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन था मैगजीन्स का, 1 साल खत्म हो गया, फिर भी आपके घर पे मैगजीन्स आ रही है और आपने सामने वाले को कॉल करके बोला भी नहीं कि मुझे मैगजीन्स आप भिजवा रहे हो, आप इसको भिजवाओ मत, आप उसको घर पे रख के रीयूज करे जा रहे हो, देन इट विल कंप्लाई टू एक्सेप्टेंस। तो सेक्शन 8 में कहा गया है दैट अगर आप कंसिडरेशन एक्सेप्ट कर लेते हो या फिर आप ऑफर की कंडीशंस परफॉर्म कर देते हो, देन इट विल कॉन्स्टिट्यूट एज एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो जब आपने मैगजीन के लिए मना नहीं करा, आपने उसे घर पे एक्सेप्ट कर लिया, देन इट इज एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर एंड यू आर लायबल टू पे फॉर द मैगजीन सब्सक्रिप्शन, ठीक है। So that's it guys, we're done with this entire video. Stay tuned for the next video that's on communication of offer and acceptance. And if you like this video, just like, share and subscribe, and do comment how you felt about this video. Thank you, bye.